रमेश, हमारी 4 तारीख की फ्लाइट है। हमारे पास 3 दिन ही बचे हैं। तुम एक काम करो, माँ जी को आज ही वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ ताकि बाद में आपको तंगी न हो। पैकिंग करते हुए सविता ने अपने पति रमेश को कहा। तो रमेश बोला, हाँ सविता, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आता हूँ। तुम जल्दी से माँ के कपड़े बैग में रखकर और माँ को लेकर आ जाओ। मैं तब तक गाड़ी बाहर निकालता हूँ। बोलकर रमेश बाहर निकल गया तो सविता अपनी सास मनोरमा जी के पास आकर बोली, अम्मा जी, हम विदेश जा रहे हैं और इस बार आपका टिकट नहीं बन पाया। अगली बार आएंगे तो आपको भी अपने साथ ले आएंगे। इसीलिए 1 साल के लिए आपका बेटा आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से उठिए, आपका बेटा बाहर आपका इंतजार कर रहा है। बेटे बहू की मर्जी के आगे मनोरमा जी क्या ही बोल सकती थी। इसीलिए चुपचाप वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हो गई। तो रमेश उन्हें लेकर वृद्ध आश्रम चला गया। वृद्ध आश्रम में पहुंचकर रमेश रिसेप्शन पर बैठी लड़की से अपनी माँ के लिए एडमिशन के लिए बात करने लगा। तो उस लड़की ने कहा, देखिए सर, हमारी मैडम फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। वो 2 दिन के लिए बाहर गई हुई है और उनके आने पर ही आपकी माँ का यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो रमेश गुस्से से बोला, देखिए मैम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माता जी को यहाँ पर लेकर आ सकूँ। इसीलिए आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। आप कहती है तो मैं अभी के अभी 2 लाख रुपए का चेक कटवा कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माता जी को यहाँ रख लीजिए। अरे सर, मैं एक बार आपसे कह चुकी हूँ ना कि किसी भी हाल में आपकी माता जी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। वो मैडम इस वृद्ध आश्रम की संचालक है और इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा कीजिए, कल शाम को फिर से आ जाइए। कल शाम तक मैडम वापस लौट आ पाएंगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा। तो रमेश बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी विदेश की फ़्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी है। प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये बातें चल ही रही थी कि इतने में रमेश का मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो उसके बॉस का फ़ोन था। हेलो जी सर, रमेश ने कहा। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मिस्टर रमेश, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल के ज़रिए भेज देंगे। जी जी सर, मैं अभी कर देता हूँ, रमेश ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर रमेश, आप अपने काम के प्रति इतने लापरवाही कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको इससे पहले कि रमेश अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फ़ोन कट चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा रमेश अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी मनोरमा जी भी व्याकुल हो उठी। रमेश ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख ही रही है कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ बीवी बच्चे और घर की परेशानी, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरे फ्यूचर का सवाल है। मैडम प्लीज़ कुछ कीजिए। आप वृद्ध आश्रम की मैनेजर को फ़ोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसा अभी संभव नहीं है। मैडम का फ़ोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज़ दी, पवन यहाँ आना। तो तभी 20 वर्ष का एक नवयुवक उसके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए मैडम। पवन, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतजाम कर दो। बहुत दूर से आए हैं।
ठीक है मैडम, अभी करवा देता हूँ, कहकर पवन तो वापस अंदर चला गया। लेकिन ये सुनकर रमेश आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो मैडम बोल पड़ी, देखिए मिस्टर रमेश, यदि आप दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। देखो मिस्टर रमेश, मैं बोल दिया है, अगर आपको यहाँ रुकना है तो रूम नंबर 4 में चले जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, वरना आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। मैडम के कहने पर रमेश बूझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ पवन ने ज़मीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का इंतजाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, पास में ही बाथरूम है। इतना कहकर पवन कमरे से बाहर निकल गया तो रमेश वहीं लैपटॉप पर लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो मनोरमा जी साथ में लाई अपना बैग खोलकर बैठ गई और एक दुपट्टे में लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने आपकी और बहू की बात कल ही सुन ली थी, इसलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैंने ये आलू के पराठे बना लिए थे ताकि 2 दिन तक खाते रहूँगी। तुझे पसंद है न बेटा? अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ की इस बात का रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपने काम में ही व्यस्त था। उसके पास अपनी माँ की बात सुनने के लिए वक्त कहाँ था। बेटे के कोई जवाब न पाकर मनोरमा जी फिर से बोली, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं ही तुझे अपने हाथों से आलू के पराठे खिला देता हूँ। न जाने इसके बाद कभी ये सुख मिले या न मिले। कहते कहते उनका गला भर आया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर मनोरमा जी अपने बेटे को खिलाने लगी तो रमेश गुस्से से झपटते हुए बोला, क्या है माँ, आपको तो और कोई काम नहीं है? मुझे अभी बहुत सा काम है, निपटाना है। आप ही खाइए ये आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर मनोरमा जी थोड़ा सहम सी गई और चुपचाप वो पराठे वापस अपने बैग में रख लिए। बेटे को ऐसे लैपटॉप में लगे देखकर मनोरमा जी फिर से बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी भगवान से यही दुआ है। बोलकर मनोरमा जी वहीं अपनी कमर सीधी करने लगी और अपने अतीत में खो गई। 20 वर्ष की मनोरमा जी जब शादी करके अपने ससुराल आई थी, तभी से उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया था। घर में कई सदस्य थे। एक ननद थी जो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसके 2 जेठ और जेठानियाँ भी थे, परंतु दोनों जेठानियाँ बड़े घर से आई थी। जेठ भी खूब अच्छा कमाते थे, इसीलिए जेठानी सास की धौंस की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। ले देकर सास का रोब मनोरमा पर ही चलता था। मनोरमा जी का पति एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, इसीलिए कुछ खास नहीं कमाता था। घर का खर्च ससुर और दोनों जेठ की ही कमाई से ही चलता था। इस सब के कारण मनोरमा जी की हैसियत एक नौकरानी से भी बढ़कर थी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु मनोरमा जी की गोद अभी तक खाली थी। मन का पीड़ा तब और बढ़ जाती जब ससुराल वाले भी उसे बांझ होने के ताने देने लगे। आखिरकार विवाह के 10 वर्ष पश्चात भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने एक प्यारा से बेटे को जन्म दिया। मनोरमा जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी शायद भगवान को भी बर्दाश्त नहीं थी। उनका बेटा अभी 2 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मनोरमा जी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके जेठानियाँ भी परिवार से अलग हो गए। सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गए। ननद और नंदोई ने भी अपना अलग घर बनवा लिया। मनोरमा जी और उसके बेटे का बोझ समझकर सब लोग अपनी अपनी ओर चल दिए। मनोरमा जी अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई।
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वो अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किल सहन करने के बावजूद मनोरमा जी ने उसे पढ़ाया, लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और अपनी पसंद की लड़की सविता से शादी कर ली। सविता मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। घर का काम करना उसे ज़रा भी पसंद नहीं था। वो दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग या फिर अपने मम्मी पापा के घर चले जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता। ये सब मनोरमा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किससे, बहू को समझने के लिए लगती तो दो टूक जवाब सुनने को मिलता। और बेटा पत्नी का दीवाना था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। समय यूं ही बीतने लगा। अब सविता के मायके वाले कनाडा में शिफ्ट हो गए तो सविता ने भी रट लगा ली कि उसे भी कनाडा में जाकर बसना है, वहाँ की हाई फाई लाइफ का मज़ा लेना है। तो रमेश भी यहाँ से दुगुनी तनख्वाह के लालच में विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। सविता और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी में फूली नहीं समा रहे थे, लेकिन रमेश अपनी माँ के लिए चिंतित हो गया कि माँ को अकेले कहाँ छोड़ेंगे। रमेश को चिंतित देखकर सविता ने कहा, अरे रमेश, तुम क्यों चिंता में बैठे हो? मैं तो कहती हूँ माँ जी के लिए वृद्ध आश्रम ही ठीक रहेगा। वह क्या करेगी हमारे साथ विदेश जाकर? तुम परेशान होने की बजाय अपनी आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान दो। ये समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावुकता में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। रमेश को भी यही ठीक लगा और अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्किट लाया हूँ माता जी। पवन की आवाज़ से मनोरमा जी वर्तमान में लौटी और बैठकर चाय लेते हुए अपने बेटे रमेश से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशान में हूँ और आपको खाने पीने की पड़ी है। आज काम पूरा करके न दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी। और यहाँ इंटरनेट की रेंज बहुत ही नहीं पहुँच ही नहीं पा। आश्रम में भी अपने नियम बना रखे हैं। हृदय इतना भी नहीं समझते कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को बुजुर्गों को सहारा देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये एक तरह वृद्ध आश्रम की मैनेजर घूमने को निकली हुई है, तो दूसरी मैडम को जो यहाँ बैठी हुई है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रमेश गुस्से में बोलते जा रहा था और इधर दरवाजे पर खड़ी हुई मैडम उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक रमेश की नज़र वहाँ खड़ी उस मैडम पर पड़ गई। उन्हें अपने सामने देखकर रमेश बौखला गया और अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे मैं तो वो बस रहने दीजिए मिस्टर रमेश, मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। रमेश को लगा कि शायद मैडम ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगी, इसीलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैडम, अगर आप कहती है तो मैं 2 लाख की बजाय 3 लाख रुपये का चेक कटवा देती हूँ। तभी मैडम बोली, जी नहीं, पैसों की तो बात ही नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने न जाने कितने ही ज़रूरत काम टाले होंगे, कितनी रातें जागते हुए बिता दी होगी, और आप उनके लिए यहाँ एक रात नहीं रुक सकते। ये सुनकर रमेश की आंखों शर्मिंदगी से नीचे झुक गई। तो मैडम बोली, चलिए मैं आपकी ये समस्या भी हल कर देती हूँ। मैं आपकी माताजी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूंगी। लेकिन क्या मैडम, लेकिन मिस्टर रमेश, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैडम की ये बात सुनकर रमेश उन्हें हैरानी से देखने लगा।
तो मैडम बोली, हाँ मिस्टर रमेश, मैं आज ही आपके माताजी के एडमिशन करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको वृद्ध आश्रम में रामकिशन नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। आपको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। ये सुनकर रमेश हैरान सा रह गया। फिर मैडम बोली, करीब 8 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर विदेश चला गया था। तब से लेकर आज तक वो अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन वो उनसे मिलने ज़रूर आएगा। लेकिन मिस्टर रमेश, आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज़्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा ये छोटा सा काम कर दो। सिर्फ एक नाटक ही तो है, लेकिन सोचिए, अपने पोते को नज़र भर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपकी माताजी को अभी एडमिशन दे दूंगी। ये बात सुनकर रमेश ने कहा, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसका नाम क्या है? वो उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे, आपको उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम रोहित है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए मैडम उसे रामकिशन जी के कमरे में ले गई। रामकिशन जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वही आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए थे। रामकिशन डॉक्टर ने कहा कि दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी। रामकिशन जी के दोस्त ने कहा तो कपकपाती आवाज़ में रामकिशन जी बोले, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले, लेकिन मौत है जो बुलाने पर भी नहीं आती। न जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रामकिशन जी के दिल में छिपा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा रामकिशन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उनके मित्र वहाँ से उठकर चले गए। दरवाजे पर खड़ा रमेश किशन जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैडम रमेश को लेकर अंदर आई और राम किशन जी के पास आकर बोली, बाबा देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी राम किशन जी ने धीरे से कहा, कौन है बेटी? तो मैडम बोली, देखिए बाबा, आपका पोता रोहित आया है। क्या मेरा रोहित आ गया? कहते हुए राम किशन जी की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता विदेश से खास आपसे मिलने के लिए आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने। इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई? कितना बड़ा हो गया रे तू। रमेश की ओर नज़र डालते ही राम किशन जी के बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। मैडम ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोली, बाबा कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसीलिए आज आप उससे जी भर के बातें कर लीजिए। बोलकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई तो रमेश पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा। तभी रामकिशन जी बोले, वहाँ नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। रमेश कुछ असहज महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैडम की कही बात याद आई तो वह चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था रोहित बेटा, एक न एक दिन तू जरूर आएगा। कभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे, तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था। लेकिन बेटा, तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतज़ार किया है और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते रामकिशन जी बीच में ही हाँफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर फिर से बातें करने लगे। अच्छा, एक बात बता बेटा, तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती क्या? कितने साल हो गए उसे देखे हुए भी? ये बात सुनकर रमेश कुछ बोल नहीं पाया तो रमेश किशन जी बोले, तुम्हारे माँ तो ठीक है ना बेटा? हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यहाँ वृद्ध आश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्ध आश्रम के सभी लोगों में जलेबियाँ बांटी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीरें नाचने लगी। कहते हुए राम किशन जी ने
पास पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक लड्डू रखा था। वो रमेश को देते हुए कहा, बोले, बेटा, ये लड्डू मैंने तेरे लिए रखा था। रमेश ने अनमने ढंग से वो लड्डू उठाया तो रामकिशन जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोले, बेटा, तुझे याद है जब तू छोटा था न, तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही मंडराता रहता था। तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन तेरी माँ तुझे ज़्यादा लड्डू खाने से मना करती थी। इसलिए हर रोज़ शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था और हलवाई के दुकान में जाकर लड्डू खाने की जिद करता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता और उसके बाद तूने मेरा ऐसा हाल छोड़ा कि फिर कभी थामा अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए रामकिशन जी ने कहा। तो रमेश बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसा बात नहीं है। दरअसल ज़िंदगी में परेशानियां ही बहुत है, लेकिन फिर भी देखो, मैं आपसे मिलने आया हूँ ना। लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना। दादाजी अपने काम को समय देने की कोशिश करा तो रिश्तों को समय नहीं दे पाते, और अगर रिश्तों को ध्यान दे तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी ही है। हम काम के बोझ को रिश्ता समझते हैं और रिश्तों को बोझिए सुनकर रमेश नजरें झुकाए चुपचाप बैठा रहा। तो रामकिशन जी बोले, लेकिन बेटा, मुझे खुशी है कि कम से कम तू मुझसे मिलने तो आया। अरे हाँ, एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? रामकिशन जी ने पूछा। तो रमेश सोच विचार में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपनी पुत्र वधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई या नहीं? अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा बेटा, कहते हुए अचानक रामकिशन जी की आवाज़ कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर थोड़े अंतराल के बाद बोले, बेटा, तू मेरी एक बात मानेगा? हाँ दादाजी, बताइए। बेटा, तेरा पिता तो मुझे अकेले छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेले मत छोड़ना। वृद्धा आश्रम में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी ज़िंदगी एक सज़ा से ज़्यादा और कुछ नहीं रह जाती। ये सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ वृद्ध आश्रम में कितने ही ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बहुएं पोते पोतियाँ सब है, लेकिन फिर भी उनका अपना कहने वाला कोई नहीं है। बेटा, यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात सुई की तरह चुभती रहती है। अभी रमेश और रामकिशन जी की बातें चल ही रही थी कि रमेश का मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी पत्नी सविता का फ़ोन आया था। फिर बोला, अच्छा दादाजी, अब आप सो जाइए। सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आऊँगा। हाँ बेटा, तू भी थक सा गया होगा, जाकर सो जाओ। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। रमेश ने रामकिशन जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की चौखट पर लांघकर आगे बढ़ा, उसी समय एक घंटी बजी। घुटी हुई सी हृदय विदारक चीख उसे सुनाई दी। उसे आवाज़ ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो रामकिशन जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके हुए थे। रमेश दौड़कर उनके पास गया, उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन उनके प्राण पड़ेखू तो उड़ चुके थे। उस व्यक्ति से कोई रिश्ता न होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज़ दी और रामकिशन जी के बारे में बताया। काफ़ी देर रमेश उदास होकर बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा से उसका फ़ोन बजा। रमेश ने फ़ोन उठाया तो उसकी पत्नी सविता बोली, अरे इतनी देर से कहाँ हो? तुम तो मामी जी को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वो क्या है ना सविता, यहाँ वृद्धाश्रम की
संचालक उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं रमेश आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सविता उसकी बात को काटते हुए बोली, अरे कमाल करते हो तुम। आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता। इसके लिए तुम्हें वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें माँ को वहाँ छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहाँ अपनी माँ के पास बैठे हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सविता? वो माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता? उन्हें मैं कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा। कहते हुए रमेश ने फ़ोन काट दिया और वहाँ से उठकर अपनी माँ के पास कमरे में चला गया। बेटे को उदास देखकर मनोरमा जी ने पूछा, क्या हुआ रमेश? बेटा कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसलिए बस बाहर टहलने गया था। अच्छा माँ, आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, मुझे वो खाने को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बेटे की बात सुनकर मनोरमा जी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज़ मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था और जब मैं बनाती थी तो कहता, माँ मुझे अपने हाथों से खिलाओ। जब भी आपके हाथों से खाता हूँ तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो आज भी खिलाओ ना माँ, रमेश ने कहा। तो मनोरमा जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होते हुए रमेश ने कहा, माँ याद है आपको जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टी में हम नानी जी के घर गए थे तो मैं वहीं गली में आस पड़ोस के बच्चों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने लगा था। कोई कहीं तो कोई कहीं, मैं अभी बच्चों के साथ पास ही गली में जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाकी सब बच्चे तो भाग गए लेकिन मैं वहाँ गलियों में ही घूमता रहा। नाना जी का घर वहाँ कहाँ है मुझे पता ही नहीं। चलो तो घटना याद करके मनोरमा जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुझे मैंने। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को 2 पल भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती थी, वही बेटा कई घंटों से गायब था। माँ पागलों की तरह घूमे तुझे यहाँ वहाँ ढूंढती जा रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखाई दिया। तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ, मुझे याद है।